अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में हुक्स लॉ की एप्लीकेशंस को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हुक्स लॉ क्या कहता है। हुक्स लॉ ये कहता है कि जितनी स्प्रिंग पर फोर्स बढ़ाई जाएगी उतनी ही उसकी जो लेंथ होगी उसमें इजाफा होगा। तो अब हम देखेंगे कि उस कानून को यूज़ करते हुए हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जिसके अंदर हुक्स लॉ अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या क्या ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि हुक्स लॉ इसमें अप्लाई हो रहा होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुक्स लॉ सर्व्स एज द बेसिक प्रिंसिपल इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। कहता है कि जो हुक का लॉ है, जो हुक का कानून है, बहुत सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें वो एज अ बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके तौर पर काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हुक्स लॉ जो होता है वो सिर्फ एक किताब में पढ़ने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चाहे वो साइंस है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, हर जगह पर जहाँ जहाँ स्प्रिंग या लचकदार चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वहाँ पर ये हुक का कानून जो है वो लागू होता है। ये कानून हमें ये समझने में मदद देता है कि फ़ोर्स लगने पर कोई चीज़ किस तरह से हरकत करेगी या किस तरह से वो शक्ल को चेंज करेगी और किस हद तक अपनी वापसी अपनी पहली हालत में वापस आ सकती है। नेक्स्ट देखिए, इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। कहता है कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड में स्प्रिंग इन मैनी डिवाइसेस रिलाई ऑन हुक्स लॉ। जो स्प्रिंग यानी ऐसे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के ऐसे फील्ड जिसके अंदर जो स्प्रिंग यूज़ होता है वो क्या होता है, हुक लॉ के मुताबिक जो है अपना काम करता है। सच एज द स्प्रिंग स्केल्स हो गया, बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, गैल्वेनोमीटर, सस्पेंशन सिस्टम इन व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स, डोर हिंजेस, मैट्रेसेस, मटेरियल टेस्टिंग मशीन्स ईटीसी। कहता है कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो ये सारी चीज़ें हैं उनके अंदर हुक का जो कानून है वो लागू होता है। स्टूडेंट्स, इस लाइन में हमें बताया गया है कि जो हुक का कानून है सिर्फ एक छोटे से लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने स्प्रिंग स्केल की एग्जांपल दी। तो स्प्रिंग स्केल जो है वो वेट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सीधा सीधा हुक लॉ पर जो है वो काम करता है। इसी तरह अगली एग्जांपल उसने हमें दी मैकेनिकल क्लॉक की, यानी जो घड़ी का जो कोई भी क्लॉक है उसका जो बैलेंस व्हील होता है वो टाइम की एक दुरुस्तगी के साथ उसकी पैमाइश करता है और उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद उसने एग्जांपल दी गैल्वेनोमीटर की। तो स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये बिजली का जो करंट डिटेक्ट करने के लिए एक छोटा सा एक स्प्रिंग इस्तेमाल करता है और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की बहुत छोटी वैल्यू को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर भी जो स्प्रिंग को इस्तेमाल किया जाता है जो कि हुक कानून के मुताबिक काम करता है। इसी के बाद उसने बताया कि जो व्हीकल्स हैं या जो मोटर बाइक्स हैं उसके अंदर सस्पेंशन सिस्टम को यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर सस्पेंशन सिस्टम को किस तरह से यूज़ किया जाता है? स्प्रिंग को हैंग कर दिया जाता है जो कि क्या करता है, झटकों से गाड़ी को बचाते हैं ताकि जो पैसेंजर्स हैं वो आराम से सफ़र कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, वो आराम से सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जो डोर हिंजेस हैं उसके अंदर जो है स्प्रिंग्स को यूज़ किया जाता है। डोर हिंजेस के अंदर से स्प्रिंग्स को यूज़ करने का क्या मकसद है? दरवाज़ों के अंदर जो है, दरवाजे के जो कहता है कि जो कब्जे होते हैं उसके अंदर स्प्रिंग को यूज़ किया जाता है ताकि वो आराम से खुलें और आराम से बंद हों। उनके अंदर जो आवाज़ें होती हैं वो ना आए और इसमें जो है हुक लॉ इसमें भी अप्लाई होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि इवन उसने कहा है कि जो मैट्रेसेस जिस पर हम लेटते हैं, बैठते हैं, कहता है कि उसके अंदर भी जो स्प्रिंग है वो यूज़ हुआ होता है और जो स्प्रिंग है उसमें यूज़ होने वाले वो हमारी बॉडी के हिसाब से दबते हैं और फिर वापस लौट जाते हैं। यानी जैसे ही हम बैठते हैं स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे हम उठते हैं दोबारा अपनी पहली वाली हालत में दोबारा वापस आ जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स के साथ उसने हमें समझाने की कोशिश की है कि किस तरह हुक लॉ जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है और कितना ये इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो है बेसिक एज अ बेसिक प्रिंसिपल ये काम करता है। आगे देखिए, हाउएवर हुक्स लॉ अप्लाइज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ फोर्सेस। कहता है कि जो हुक का कानून है सिर्फ एक इसकी लिमिट होती है, उस लिमिट की फोर्स तक ही ये दुरुस्त रहता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था इलास्टिक लिमिट के बारे में, यानी इलास्टिक लिमिट वो रेंज होती है जब जहाँ तक फोर्स को लगाया जा सकता है। अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो जो फोर्स उसके बाद हम लगाएंगे वो बॉडी को डिफॉर्म कर सकती है, बॉडी जो है ब्रेक हो सकती है, दोबारा से अपनी पहली वाली हालत में नहीं आ सकती।
तो ये था स्टूडेंट्स इलास्टिक लिमिट। कहता है कि एक्सीडिंग द रेंज और लिमिट रिजल्ट्स इन परमानेंट डिफॉर्मेशन एंड नो लॉन्गर फॉलोज द हुक्स लॉ। कहता है कि अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि जो बॉडी है वो परमानेंट तौर पर डिफॉर्म हो जाएगी, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा और फिर जो है वह हुक लॉ के आगे मजीद वो फॉलो नहीं करेगी, उसको उसके ऊपर पूरा नहीं उतरेगी। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग को ज़्यादा खींच लेते हैं तो वो टूट भी सकता है या अपनी असली वाली हालत में वापस नहीं आ सकते। जैसे स्टूडेंट्स अगर आपने कागज़ को थोड़ा सा मोड़ा तो फिर वो अपनी सीधी हालत में वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही मोड़ देंगे तो या तो वो फट जाएगा या उस पर लाइन पड़ जाएगी और फिर वो लाइन कभी भी रिमूव नहीं होगी। यानी जो फट जाएगा वो क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगा और अगर उस पर लाइन पड़ जाती है तो वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, यानी उसके ऊपर परमानेंट तौर पर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इसी तरह कोई लोहा है या कोई स्टील है वो भी एक हद तक ही जो फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं और इसके अगर उस लिमिट के आगे उनको फोर्स दी जाएगी तो उनके अंदर जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है। स्टूडेंट्स ये जो असूल है इलास्टिक लिमिट का, ये हमें चीज़ों की डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है ताकि हम जान सकें कि जो कोई भी मटेरियल है वो कितनी फोर्स को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। फिर हम उस लिमिट के अंदर रहते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं और उनको जो फंक्शनैलिटी है वो भी उस लिहाज से हम उनकी डिज़ाइन करते हैं। सम ऑफ द यूजेस आर इलाबोरेटेड बिलो। कहता है कि जो हुक लॉ के जो कुछ एप्लीकेशंस हैं या जो उसके यूजेस कुछ हैं वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके इन एप्लीकेशंस को डिटेल में देखेंगे ताकि आपको हुक लॉ की जो असल अहमियत है वो समझ में आ सके। तो स्टूडेंट्स पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है नज़र आ रहा है वो है स्प्रिंग स्केल्स। स्टूडेंट्स स्प्रिंग स्केल जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्प्रिंग स्केल यूज द एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग टू डिटरमाइन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्प्रिंग स्केल है डिटरमाइन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये डिटरमाइन करने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, ये इसलिए यूज़ होता है। और ये किस चीज़ को यूज़ करता है? कंप्रेशन और एक्सटेंशन को यूज़ करके बॉडी का जो वेट है वो हमें बताता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग स्केल की, तो ये वो आला है जो वज़न को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई भी जो स्प्रिंग है वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उसके साथ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी छोटे-छोटे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हैंग कर सकते हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ लटकाते हैं तो या हैंग करते हैं तो वो क्या होता है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है, यानी थोड़ा खींचा जाता है। यानी जितना उस पे फ़ोर्स लगेगा, यानी जितनी बॉडी की या उसके ऑब्जेक्ट की जितना वेट होगा उतना ही स्प्रिंग पर फ़ोर्स लगेगा और जितनी फ़ोर्स स्प्रिंग पर लगेगी उतना ही जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड हो जाएगा, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। और इसी तरह हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का कितना वज़न है, यानी हम एक्सटेंशन और कंप्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए, हम इसका ख़्याल रखते हुए हम चीज़ों का वेट जो है उसको मेज़र करते हैं। तो इसी तरह हमें पता चला कि जो ये स्प्रिंग स्केल हैं वो हुक लॉ के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जो एक्सटेंशन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। हमने पीछे हुक लॉ में पढ़ा था कि एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी जितनी फोर्स लगेगी या जितना उस बॉडी का वेट होगा उतना ही जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा एक्सटेंड होगा या उसकी जो लेंथ है वो बढ़ेगी। सो इस लाइन को मद्देनज़र रखते हुए हम जो वो बॉडी है उसका वेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। इन अ कॉमन स्प्रिंग बैलेंस द एक्सटेंशन और इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मेजर ऑफ द वेट। कहता है कि जो एक कॉमन स्प्रिंग बैलेंस है, एक आम स्प्रिंग बैलेंस है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्प्रिंग का जो खींचना है या उसका स्प्रिंग का जो खींचना या उसका इलोंगेट हो जाना वज़न को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो एक कॉमन स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है उसमें जितना स्प्रिंग लंबा होगा वही जो होगा ना उस ऑब्जेक्ट की असल जो वेट को शो कर रहा होगा। यानी जितना स्प्रिंग लंबा होगा उतनी ही उस बॉडी की जो लेंथ है या उतना ही उस बॉडी का वेट होगा। यानी अगर हम किसी छोटी चीज़ को हैंग करेंगे तो थोड़ा-सा स्ट्रेच होगा या थोड़ा-सा उसके अंदर थोड़ी-सी एक्सटेंशन आएगी। लेकिन अगर हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को हैंग करेंगे तो उससे ज़्यादा जो है वो स्ट्रेच होगा स्प्रिंग। तो इसके साथ जो है एक स्केल लगा होता है जिसके ऊपर मेजरिंग की हुई होती है और उसके नतीजे और उसके ऊपर से हम जो है वेट को या वज़न को रीड आउट कर सकते हैं कि इस बॉडी का कितना वेट है। In compression balance, the spring is compressed by the load and the compression produced is measured by the means of the pointer moving over the scale. एक तो हो गया स्टूडेंट के एक होता है एक्सटेंशन बैलेंस और दूसरा होता है कंप्रेशन बैलेंस। अब जो एक्सटेंशन बैलेंस है उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो लंबा होकर या स्ट्रेच हो जाता है और उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है जिसके नतीजे में हम उसका वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक होता है हमारे पास कंप्रेशन बैलेंस। कंप्रेशन बैलेंस क्या होता है कि ये एक ऐसा बैलेंस होता है जिसके ऊपर हम कोई फोर्स या किसी लोड को रखते हैं तो ये क्या होता है, दब जाता है। क्योंकि कंप्रेशन का मतलब ही यही है कि दब जाना, छोटा
हो जाना, हाइट लेंथ में छोटा हो जाना। तो जब इसके ऊपर किसी चीज़ को रखा जाता है तो ये दब जाता है और दबाव के नतीजे में क्या होता है कि एक पॉइंटर जो है वो इस स्केल के ऊपर मूव करता है और उस पॉइंटर जहाँ पे पॉइंटर जाके रुकेगा, वहाँ से हम मालूम कर लेंगे कि इस बॉडी का इतना वेट है। यानी कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जहाँ पर स्प्रिंग को खींचा नहीं जाता, जैसे हमने ये एक्सटेंशन वाले स्केल में पढ़ा था, उसमें स्प्रिंग खींच जाता है, लेकिन जो कंप्रेशन वाला बैलेंस है उसके अंदर स्प्रिंग खींच नहीं जाता बल्कि दब जाता है। जैसे ही हम वज़न को डालते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, यानी कि लेंथ में छोटा हो जाता है और इसके साथ जो है एक सुई या एक पॉइंटर लगा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉइंटर लगा होता है जो स्केल पर मूव करता है इस तरह करके, कभी राइट कभी लेफ़्ट। तो इस तरह आप जो है जहाँ पर वो जाके रुकेगा तो वो जो बॉडी का या ऑब्जेक्ट का असल वेट होगा तो उसको हम देखकर उसकी रीडिंग को देख लेंगे और वही हमारे जो ऑब्जेक्ट होगा या बॉडी होगी उसका असल वेट होगा। आजकल की जो बहुत से डिजिटल या जो वेटिंग मशीन्स होते हैं वो इसी असूल या इसी प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं। आप शॉप्स पे जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए तो आपने देखा होगा कि वो इसी स्केल को यूज़ करते हैं चीज़ों का वेट फाइंड आउट करने के लिए। वेटिंग मशीन यूजुअली यूज़ दिस टाइप ऑफ बैलेंस, कहता है कि वज़न करने वाली जितनी भी मशीनें होती हैं वो इसी किस्म का बैलेंस जो है वो इस्तेमाल करती हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी वेटिंग मशीन पर अपना वज़न या अपना वेट चेक करवाते हैं तो इसके पीछे भी यही प्रिंसिपल यूज़ हो रहा होता है, यानी कि वो सुई मूव करती है तो नीडल मूव करती है और आप जहाँ पे वो आके रुकती है तो आप देख लेते हैं कि ये हमारा असल वेट है। तो वो जो है स्प्रिंग कंप्रेशन वाला काम जो है या स्प्रिंग कंप्रेशन वाला प्रिंसिपल उसके अंदर भी यूज़ हो रहा होता है, यानी पॉइंटर मूव करता है और वो आप स्केल पर अपना जो एग्जैक्ट वेट है वो शो हो रहा होता है तो उसको उसको आप देख लेते हैं। यानी कि बिहाइंड द सीन जो है हमारे पास वो हुक लॉ इज़ वर्किंग, बिहाइंड द सीन हुक लॉ जो है वो वर्क कर रहा होता है कि इसके और जो जिसने तो हुक लॉ पढ़ा उसको तो पता है कि यहाँ पे हुक लॉ जो है यूज़ हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास बैलेंस व्हील ऑफ मैकेनिकल क्लॉक्स, यानी क्लॉक्स के अंदर किस तरह हम हुक लॉ को देख सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस व्हील इन मैकेनिकल क्लॉक्स यूज स्प्रिंग, कहता है कि जो मैकेनिकल घड़ियां होती थी पहले ज़माने में वो क्या करती थी, बैलेंस व्हील को यूज़ करती थी। यूज स्प्रिंग, उसके अंदर स्प्रिंग को यूज़ किया जाता था टू कंट्रोल द बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी घड़ी की आगे और पीछे मोशन को वो कंट्रोल करते थे। कौन? स्प्रिंग दैट रेगुलेट्स द स्पीड ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक, जो सुइयों की जो रफ्तार थी उसको कंट्रोल करता था। स्टूडेंट्स, ये जो क्लॉक है ये पुराने ज़माने की जो घड़ियाँ हैं जिन्हें हम मैकेनिकल क्लॉक्स कहते थे उनके अंदर ये एक बैलेंस व्हील होता था। ये बिल्कुल झूले की तरह जो है आगे पीछे हिलता है, जैसे झूला कभी आगे कभी पीछे हिलता है इसी तरह ये भी आगे पीछे हिलता है और इसके साथ जो है वो एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो इसकी मोशन को कंट्रोल करता है, इन व्हील की मोशन को कंट्रोल करता है। और यही जो स्प्रिंग है ये सुइयों की या घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं उनकी आगे पीछे हरकत की स्पीड को रेगुलेट कर रहा होता है। और अगर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये बैलेंस व्हील ना हो तो जो मैकेनिकल वॉच हैं उनकी सुइयाँ कभी भी तेज़ ना चलें, कभी रुक जाएँ, कभी मूव करने लगें, यानी एक फ़्लो ना हो उनके अंदर। तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग इसके अंदर यूज़ किया जाता है वो क्या करता है कि उनकी जो मोशन होती है उसको रेगुलर और कांस्टेंट रखता है ताकि जो टाइम है हमेशा सही रहे और घड़ी ना कभी रुके और ना कभी तेज़ चले, बल्कि वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहे। अब तो क्लॉक्स के अंदर सेल्स डाले जाते हैं और जब सेल ख़त्म हो जाते हैं तो घड़ी रुक जाती है। पहले ज़माने में जो है जो बैलेंस व्हील थे वो यूज़ किए जाते थे क्लॉक को रन करवाने के लिए। अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि हमारा है गैल्वेनोमीटर के बारे में। तो गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट की बहुत छोटी-छोटी वैल्यू को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर इज़ अ करंट डिटेक्टिंग डिवाइस, यानी जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट को मालूम करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। करंट को इसके ज़रिए से मालूम किया जाता है, यानी जब साइंटिस्ट ने या जो लैब के अंदर काम कर रहे होते हैं, जब उन्होंने ये देखना होता है कि हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट मौजूद है या नहीं, तो वो इस गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं जो ये डिटेक्ट कर लेता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है कितना हो रहा है, कम है या ज़्यादा है। जितने भी ये जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो कोई भी काम करने से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं डिटेक्टर की मदद से कि आया इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट मौजूद है या नहीं। तो वो बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनोमीटर ही होता है और वो हुक लॉ के मुताबिक काम कर रहा होता है। इट मेक्स यूज़ ऑफ अ टाइनी स्प्रिंग कॉल्ड द हेयर स्प्रिंग, कहता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर एक बहुत छोटा स्प्रिंग, बहुत छोटा सा टाइनी स्प्रिंग, यानी बहुत छोटा जो स्प्रिंग है वो यूज़ होता है, जिसे क्या कहते हैं, हेयर स्प्रिंग कहते हैं। यानी नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है हेयर बिल्कुल बारीक सा छोटा सा होता है जो कि देखना भी या उसको फील करना भी मुश्किल होता है। बहुत छोटा सा एक टाइनी सा मौजूद होता है इसके अंदर स्प्रिंग, जिसको हेयर स्प्रिंग कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, विच प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड आल्सो रिस्टोर्स द पॉइंटर बैक टू द जीरो पोजीशन। कहता है कि जो इस स्प्रिंग है उसका क्या काम होता है, इसका
काम ये होता है कि गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल होती है उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देता है और साथ ही जो ये पॉइंटर होता है इसके ऊपर उसको वापस ज़ीरो पोज़ीशन पर भी लेकर आता है। स्टूडेंट जो ये यहाँ पे हेयर स्प्रिंग यूज़ हुआ है वो 2 काम करता है। ये क्या करता है, एक तो इसका पहला काम ये है कि ये गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको करंट देता है, यानी करंट सप्लाई करता रहता है। गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देता है, मतलब क्या कि उसको जो करंट है वो प्रोवाइड करता रहता है। और दूसरा जो इसका काम है वो ये है कि जब पॉइंटर डिटेक्ट करके हिलता है, यानी अगर तो देखिए आपको ऊपर नज़र आ रहा है गैल्वेनोमीटर, तो ये देखिए जब करंट को फ़ील करेगा तो उसकी जो सुई है या जो उसकी नीडल है वो राइट या लेफ्ट मूव करेगी, जिससे हम देख लेंगे कि इसके अंदर करंट सर्किट में अंदर मौजूद है या नहीं। तो जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो डिटेक्ट करने के बाद ये जो स्प्रिंग यूज़ होता है ये इस बात की इजाज़त देता है गैल्वेनोमीटर को कि वो दोबारा से अपनी ज़ीरो वाली पोजीशन पे दोबारा आ जाए। यानी पता चला कि अगर हेयर स्प्रिंग गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज़ ना हो तो पॉइंटर जो है एक बार ही हिलेगा और फिर वही अटका रहेगा, दोबारा ज़ीरो वाली पोजीशन पे नहीं जाएगा, तो उससे तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम का ही नहीं रहेगा। सो जो हमारे पास हेयर स्प्रिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक गैल्वेनोमीटर के अंदर, और ये जो है वो हुक के कानून के मुताबिक काम करता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट विद इन द रेंज। कहता है कि जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है यानी मूव करता है कभी दाएं तो कभी बाएं, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर, लेकिन वो भी एक रेंज तक। यानी जब स्टूडेंट्स करंट फ्लो करता है तो जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है एक तरफ डिफ्लेक्ट करता है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा जो है जो नीडल है उसकी डिफ्लेक्ट करेगी यानी मूव करेगी। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक लिमिट तक ही रहेगा। अगर उस लिमिट से ज़्यादा, देखिए रीडिंग ऊपर दी हुई होती है, अगर रीडिंग से बाहर निकल जाए वो, अगर यानी अगर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा रेंज तक नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है एक लिमिट होती है इसकी, एक छोटी अमाउंट की करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। अगर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो वो नहीं, इसको डिटेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कहता है कि जब ज़्यादा करंट आ जाए तो स्प्रिंग जो है वो क्योंकि ये तो एक बिल्कुल छोटी रेंज के लिए बना होता है, तो जब ज़्यादा करंट आएगी तो जो स्प्रिंग है वो डैमेज भी हो सकता है, उसके अंदर जो है वो डिफॉर्मेशन भी आ सकती है, इसलिए जो डिवाइस है वो भी ख़राब हो सकती है। इसलिए जो गैल्वेनोमीटर है हमेशा स्मॉल करंट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ी करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर बड़ी करंट गुजरेगी तो जो हमारी डिवाइस है वो ख़राब हो सकती है, उसके अंदर डैमेज आ सकता है। यानी ये एक रेंज के अंदर रहते हुए करंट को डिटेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने हुक के लॉ को प्रैक्टिकली तौर पर समझा कि ये किस किस जो है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किस किस फील्ड में ये इस्तेमाल होता है, तो हमने डिफरेंट तरह से इसको देखा। अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हुक लॉ जो है वो क्या होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारी डेंसिटी के ऊपर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।